Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 31st of January 2022, Monday. Motivation of the day is nothing can dim the light that shines from within. आज के डिस्कशन में हम ये सारी न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं जहां पर हम एलआईसी के शेयर होल्डर्स कॉपस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ एक बजट पर आर्टिकल ओपिनियन आर्टिकल दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे. Apart from discussing two major news, we will discuss some other important news clips that are related to the government firms and departments' capital expenditure targets and much discussed wealth tax in order to push the infrastructure or health expenditure. Apart from these two minor news, we will discuss about Pakistan's loan that Pakistan has taken from China, and at last we will discuss about the Gati Shakti scheme, how states are ready to get on board by the end of March. So let's start with article number 1 that is given on page number 1 of Business Standard. LIC boost shareholders corpus to rupees 6,600 crore. As we all know that LIC and Government of India is all set to launch the IPO by the end of this financial year. It means by the end of March only. So from searching to anchor investors, going for valuation, changing certain norms. Government of India is doing everything in so hurry. Recently, LIC ने अपने हाफ ईयर में फाइनेंशियल ईयर 22 के हाफ ईयर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट रजिस्टर किया था. हमने न्यूज़ में डिस्कस भी किया था. आज की न्यूज़ में दिया हुआ है कि LIC ने जो शेयर होल्डर का जो कॉर्पस फंड है उसको 100 करोड़ से बढ़ा करके 6,600 करोड़ तक कर दिया है. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द साइज ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स कॉर्पस टू 6,600 करोड़, जो कि पहले 100 करोड़ था, जस्ट टू एकोमोडेट अ लार्जर शेयर होल्डर्स बेस अहेड ऑफ इट्स पब्लिक लिस्टिंग. तो सडनली 100 करोड़ से 6,600 करोड़ का कॉर्पस या फंड कैसे जनरेट किया? अगर हम बात करें LIC ने, तो LIC ने अपने 2 साल का जो प्रॉफिट है, रिटेन प्रॉफिट है, जो जो डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाता है उसको ना दे करके उसको रिटेन किया है. इसके अलावा कुछ फ्रेश कैपिटल LIC ने इशू किया है. सो बाय इशूइंग द फ्रेश कैपिटल एंड रिटेनिंग द 2 years of the dividend, LIC is able to increase the corpus from 100 crores to 6,600 करोड़. तो पहला तो एक क्वेश्चन था कि कैसे इंक्रीज हुआ. तो ये फ्रेश कैपिटल और डिविडेंड को रिटेन करके 100 करोड़ से 6,000 करोड़ का कॉर्पस LIC ने accumulate किया. Now what is this corpus all about? This basically shareholders fund or corpus represent the amount of equity in a company that belongs to the shareholder. तो हम इसको shareholders fund भी बोल सकते हैं, shareholders corpus भी बोल सकते हैं. और क्यों LIC ने ऐसा किया? सिंपली LIC पब्लिक लिस्टिंग के लिए जा रहा है, IPO लाने जा रहा है अपना आगे आने वाले मंथ्स में. तो डेफिनेटली ज़्यादा शेयर होल्डर्स को कैटर करने के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के बेस को बढ़ाने के लिए उतना अमाउंट का शेयर होल्डर्स का फंड भी होना चाहिए. इन द यूनियन बजट, सेंटर हैड इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ LIC to 25,000 crore and divided it to 25 millions of share on a face value. It means 100 rupees each share. इसके अलावा 25,000 करोड़ का जो ऑथराइज कैपिटल था उसको इंक्रीज करने के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पावर भी असाइन कर दी थी LIC को. क्या पावर थी? LIC को एम्पावर्ड कर दिया गया था कि LIC अपने अकॉर्डिंग जो फेस वैल्यू है या जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की उसको कंसोलिडेट कर सकती है. इट कैन ईदर कंसोलिडेट और रिड्यूस द नॉमिनल और द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. It can divide the authorized share capital into equity share capital or combination of the equity, preference share capital and divide the nominal or face value of the share. It means LIC को ऑथोराइज किया था कि LIC आगे आने वाले टाइम में ईजिली IPO ला पाए.
अनटिल अनलेस किसी भी कंपनी के पास ये सारे राइट नहीं होंगे तो उसके लिए आईपीओ लाना इम्पॉसिबल होगा। एलआईसी वाज अ कॉरपोरेशन, तो इसीलिए ये सारे जो राइट्स है वो पहले एलआईसी के पास नहीं थे, बट बजट में एलआईसी गवर्नमेंट ने एलआईसी को एम्पावर किया फॉर ऑल दी शॉर्ट ऑफ राइट्स इन ऑर्डर टू गेट लिस्टेड ऑन पब्लिक स्टॉक एक्सचेंजेस। और उसी राइट को यूज़ करते हुए नाउ इशूअर हैज़ been in discussion to reduce the face value of shares to at least rupees 1। तो 1 रुपए तक की शेयर वैल्यू फेस वैल्यू की बात कर रहा है इंश्योरर की, रिड्यूस करके जो फेस वैल्यू जो 10 रुपए गवर्नमेंट ने असाइन करी थी फेस वैल्यू आफ्टर इंक्रीजिंग द ऑथराइजेशन कैपिटल, एलआईसी उसको 1 रुपए तक लाने वाला है। एंड दिस वुड इम्प्लाई दैट द इक्विटी कैपिटल इंक्रीजिंग टू 6,600 करोड़, द नंबर ऑफ एलआईसी शेयर्स वुड इंक्रीज टू 66 million। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। एक शेयर के 10 रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, रखे थे, और एलआईसी को ऑथोराइज कर दिया था कि वो अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकती है। नाउ एलआईसी इज़ एक्चुअली डिस्कसिंग कि उसको 1 रुपए तक लाया जाए। और इसके अलावा एलआईसी जो है वो और भी जो कॉर्पस है उसको फंड, शेयर होल्डर का फंड है उसको इंक्रीज़ करी 6,600 करोड़ से, जिसके बाद 66 बिलियन जो है वो एलआईसी के शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। एंड द सेंटर owes the entire 6.3 billion shares in the insurers as per the recent disclosure of the LIC shareholding patterns, जो कि December 31st 2021 में LIC ने डिस्क्लोज किया था। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो LIC का टोटल पेड अप कैपिटल है वो अप्रॉक्सीमेटली 6,324 करोड़ का हो सकता है विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज शेयर अ each as per the current disclosure. So getting IPO ready, LIC has allocated larger amount of fund for shareholding for shareholders corpus. Apart from it, 5 trillion is the embedded value that we have already discussed. What it may worth. So if face value of shares is rupees 1 is being considered by LIC as per the recent discussion, तो 2x EV पर शेयर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 150 to 170 रुपीज़ हो सकती है। 2.5x एम्बेडेड वैल्यू पर 180 to 200 एज पर द experts. Apart from it, government has also extended the LIC's chairman and MD by a year. So government ने LIC के chairman और MD का जो tenure है उसको 1 साल और बढ़ा दिया है। So the current term of Mr. M.R. Kumar, who is the chairman of LIC, जो कि March 13, 2022 को एंड हो रहा था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाय द 9 month इन जून लास्ट ईयर। तो फिलहाल के लिए ओवरऑल सिनेरियो को अगर हम देखें तो LIC इज नाउ गेटिंग IPO रेडी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। बजट लाइकली टू बी वर्क ऑफ रीस्टोरेशन। एक्चुअली दिस इज नॉट द न्यूज, दिस इज वन ऑफ द एडिटोरियल, but it is important one, so we thought of covering it. What is the editorial is all about? This editorial is discussing the whole scenario of Indian economy and the importance of budget for upcoming time। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया कि बजट इस पर्टिकुलर क्रूशल टाइम में कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या चैलेंजेस हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास बजट के थ्रू, जो उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। लास्ट कपल ऑफ ईयर से इंडिया और जो वर्ल्ड है वो पैंडमिक से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, इकॉनमी इम्पैक्ट हो रही है, सोशल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, इंडिविजुअल लाइफ्स इम्पैक्ट हो रही हैं। तो इसी को देखते हुए जो ऑथर है उनका ये कहना है कि जो लास्ट ईयर का बजट था, जबकि इंडिया वाज एक्चुअली इन द सिचुएशन ऑफ सेकेंड वेव, तो लास्ट ईयर the budget was focusing on reviving the Indian economy, but this year the focus of budget is all about, the focus of budget should be all about the restoring its health to pre pandemic level। तो पिछले साल का जो बजट था
उससे इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने का उसमें फोकस था। इस बार का जो बजट है उस पर गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे अपनी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को प्री पैंडमिक लेवल तक लाए, क्योंकि जो रिवाइवल था एज पर द ऑथर, वो रिवाइवल जितना होना था वो हुआ, और उसके बाद अब इट्स अ टाइम फॉर ब्रिंगिंग और रीस्टोरिंग द प्री पैंडमिक लेवल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इसके लिए जो चैलेंजेस फाइनेंस मिनिस्ट्री फेस करेगी एज पर द ऑथर, चैलेंजेस आर नॉट वेरी easy. Recovery has already been taken place in the financial year 22 as per the author. और अगर जीडीपी के प्रोजेक्टेड एस्टिमेट्स को देखा जाए, जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 22 की रियल जीडीपी ग्रोथ को, तो वो 9.2 रहे कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7.3% इन फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि फर्स्ट वेव में हमें देखने को मिला था। तो ऑथर का ये कहना है कि रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो जो रिवाइव करने का जो फोकस था लास्ट ईयर के बजट में, वो एज पर द ऑथर कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार गवर्नमेंट का फोकस, इंस्टेड ऑफ रिवाइविंग द इकोनॉमी, द फोकस शुड बी ऑन रीस्टोरिंग द इकोनॉमी टू इट्स प्री पैंडमिक लेवल। अगर कुछ डेटा देखा जाए, जैसे कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, अगर कॉर्पोरेट रिजल्ट को देखा जाए, एडवांस एस्टिमेट सबके देखे जाए, अगर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को बेसिकली ऑथर ने यहाँ डिस्कस किया है, तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैव बीन स्ट्रॉन्ग एंड सेंटर्स रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट as well as indirect taxes will easily exceeded the target budget or budgeted target. इसके अलावा फॉर्मल इकोनॉमी में भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। जो शॉक्स थे फर्स्ट और सेकेंड वेव के, उससे इकोनॉमी जो है वो अब रिकवर कर चुकी है। अगर स्टॉक मार्केट्स की बात करी जाए, अदर मार्केट्स की बात करी जाए, तो दे ऑल आर बुल रन, अगर छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस को ना कंसीडर किया जाए तो। इसके अलावा इंडिया ने अच्छे खासे यूनिकॉर्न के लिस्ट में भी प्रोग्रेस करी है एज पर द ऑथर। Apart from it, many micro, small and medium enterprises has also recovered fully. तो जो टच सर्विसेज सेक्टर था, हॉस्पिटैलिटी, लेजर, टूरिज्म, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहे पैंडेमिक की वजह से फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 दोनों ही ईयर में। इसके अलावा हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर रहा है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है, वो सब भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिलो पैंडेमिक प्री पैंडेमिक लेवल एज पर द ऑथर। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पैरामीटर्स, ऑल दीज इंडिकेटर्स, अगर हाउस होल्ड्स की बात करी जाए, तो हाउस होल्ड का जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो इमेंसली बढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम इट, दे आर ऑल्सो फेसिंग इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और जैसा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया था कि 84% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनकी इनकम में डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, जबकि जो टॉप रिच फैमिली थी उनकी इनकम इंक्रीज हुई है इंस्टेड ऑफ पैंडमिक। तो इसी को लेकर के ऑथर का ये कहना है कि जो बेस रिकवरी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब गवर्नमेंट का जो फोकस इस साल के बजट में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किस तरह से प्री पैंडेमिक सिचुएशन को रिस्टोर किया जाए। इट मीन्स हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है, वो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ाया जाए। कंपनीज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को अपने पोस्टपोन कर चुकी हैं, उसको रिवाइव किया जाए। हेल्थ केयर सेक्टर को बूस्ट किया जाए। टच सर्विसेज के जो सेक्टर्स हैं जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, लेजर, कमर्शियल, इनको रिवाइव करने की बात करी जाए। बिग पिक्चर अगर हम देखना चाहें तो ये फिस्कल डेफिसिट बिफोर पैंडेमिक एंड नाउ। तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट जो कि हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019, फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 21 एंड फाइनेंशियल ईयर 22 का ये डेटा है। दिस ब्लैक बार इंडिकेट्स द एक्चुअल फिगर and this gray bar indicates the budgeted estimates. तो हम देख सकते हैं 19, 20 और 21 का अगर हम डेटा देखें तो अप्रॉक्सीमेटली तीनों ही ईयर्स में बजटेड एस्टिमेट से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट रहा है। अगर 2019 को देखें जो कि एक नॉर्मल ईयर था, पैंडेमिक ईयर नहीं था, उस बार भी 3.3% का टारगेट रखा गया था फिस्कल डेफिसिट का, जो कि 3.4 पहुंच गया था। 20 में 3.3 जो कि इंक्रीज होते होते 4.6 तक पहुंच गया था।
21 जो कि अनएक्सपेक्टेड पैंडेमिक ईयर्स की जहाँ से शुरुआत हुई थी, 3.5% फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने, जो कि बिकॉज ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक इंक्रीज होते होते 9.5 तक पहुंच गया था। एंड 6.8 इज द रिवाइज एज पर द करंट एस्टिमेट्स, हम बोल सकते हैं जो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जो फिजिकल डेफिसिट है दैट इज 6.8% ऑफ जीडीपी। कितना टारगेट किया था गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5% का था। इट मीन्स जो बजटेड एस्टिमेट्स थे उससे ज़्यादा हुआ है इस बार भी फिजिकल डेफिसिट। फोरकास्ट की बात करी जाए तो दीज आर द फोरकास्ट, तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि एज पर द करंट सिचुएशन ओमिक्रॉन को देखते हुए बहुत सारी जो एजेंसीज थी उन्होंने अपने डेटा भी रिवाइज किए थे इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, अपने फोरकास्ट रिवाइज किए थे। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो जो एक रेंज हमें मिलती है वो 7.5 से लेकर के 8.5% की रेंज मिलती है, जहां पर एजेंसीज का जो फोरकास्ट है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के इतने के 7.5 से 8.5। जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट किया है वो आईएमएफ का है, 9.0% का फोरकास्ट है। हालांकि इससे पहले आईएमएफ ने 9.5% का फोरकास्ट किया था, जिसको रिवाइज करके 9% रखा है। अपार्ट फ्रॉम आईएमएफ, एवरी अदर एजेंसी वेदर इट इज आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, इंडिया रेटिंग, एसबीआई रिसर्च, मूडीज, सबका जो भी प्रोजेक्शन है वो 7 से 8 के ही बीच में है। सो एक क्वाइट हम बोल सकते हैं कि डिसेंट ग्रोथ रेट इंडिया के केस में प्रोजेक्ट करी जा रही है। डिसेंट क्या, ये अगर हम देखें नंबर को तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया प्रेडिक्ट करी जा रही है फॉर अपकमिंग ईयर। तो ये तो डेटा इंडिकेट ये कर रहा है कि अब जो टाइम है वो इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिबाउंड कर चुकी है। अब उसको स्ट्रेंथन, उस रिबाउंड को, उस रिकवरी को स्ट्रेंथन करने का टाइम है, प्री पैंडेमिक लेवल पे लाने का टाइम है ऑथर ने कहा। क्या क्या चैलेंजेस हैं? टच सर्विसेज सेक्टर यानी हॉस्पिटैलिटी, लेजर, टूरिज्म, जो ऑलरेडी पैंडेमिक से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं उनको रिवाइव करना, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्योंकि इंडिया में आईटी, हॉस्पिटैलिटी, tourism, whether it is a medical tourism or leisure tourism, all these are the important part of GDP, क्योंकि सर्विस सेक्टर इंडिया में 60% तक कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में। और दीज सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर जो एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करते हैं। दैट इज वाई ऑथर इज सेइंग देयर इज अ नीड टू desperately support these particular touch service sectors। इसके अलावा और चैलेंजेस कौन कौन से हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने? अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा इशू जनरेट हो रहा है, जो कि टाइमली कैटर करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बूस्ट द डिमांड। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, देयर विल बी नो डिमांड। तो चाहे गवर्नमेंट कितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करे या किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर करे, अगर मनी नहीं है, पब्लिक के हाथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो डिमांड पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ने वाला। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट अपकमिंग ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा फोकस कर रही है। कई बार हमने न्यूज़ में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा हाउस होल्ड कंजप्शन जो कि प्री पैंडेमिक लेवल से अभी भी लो है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस्ड इनकम, उसको रिस्टोर करना भी एक चैलेंज है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, और उसको टेक केयर फाइनेंस मिनिस्ट्री को करना चाहिए फॉर अपकमिंग बजट। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 चैलेंजेस, पावर्टी रिडक्शन जो कि इस पर्टिकुलर पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, वो भी कंट्रोल करना, क्योंकि मिलियंस सेड टू हैव स्लिप्ड बैक इनटू पावर्टी, जो कि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से थोड़ा सा अब पावर्टी के ऊपर, बिलो पावर्टी लाइन की जो पॉपुलेशन थी उसको गवर्नमेंट कई सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम से सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि पावर्टी लाइन के ऊपर आ पाए थे अपने आप को डेवलप करके थ्रू गवर्नमेंट के सपोर्ट, पैंडेमिक की वजह से वही सारे बहुत सारी हाउस होल्ड जो है वो वापस से पावर्टी की कैटेगरी में फॉल कर गए हैं। तो उन्हीं सारे वापस जो हाउस होल्ड्स हैं जो वापस पावर्टी की लाइन में आ गए हैं, उनको वापस से रीस्टोर करना, रिहैबिलिटेट करना भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए बजट में एक बिग चैलेंज होगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 4 इम्पॉर्टेंट कंसर्न, सबसे ज़्यादा जो कॉरपोरेट को अफेक्ट कर रहा है
उसको उस पर्टिकुलर इशू को भी देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो कौन सा इशू है? इंक्रीजिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, जो कंटिन्यूसली कॉरपोरेट्स के प्रॉफिट को श्रिंक कर रहा है। तो इन्फ्लेशन, हाई कमोडिटी प्राइसेस, ये जो चैलेंज है इसको भी टेक केयर करना चाहिए गवर्नमेंट को फॉर अपकमिंग budget. So these are the 5 challenges that author is proposing for finance ministry. So the और ऑथर के अकॉर्डिंग अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बजट में, इस साल के बजट में इन 5 चैलेंजेस को ओवरकम करने में, सक्सेसफुली ओवरकम करने में कामयाब हो जाती है, तो इंडियन इकोनॉमी का जो रीस्टोरेशन है वो प्री पैंडेमिक के लेवल पर आ जाएगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। गवर्नमेंट फर्म्स डिपार्टमेंट्स वे शॉर्ट ऑफ कैपेक्स target. So despite finance ministry pushing the CPSE to front load the capex, government owned companies were able to only spend 63.3% of their total capital annual capital expenditure target, जो कि ₹5.95 ट्रिलियन था फॉर फर्स्ट 9 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। तो जो टारगेट दिया गया था सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को फॉर इंक्रीजिंग देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका केवल 63% ही खर्च कर पाए हैं सेंटर पीएसईज और गवर्नमेंट ओन्ड डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। और जैसा कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही साइड से बढ़ाया जाएगा। दोनों ही साइड से मतलब गवर्नमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी और प्राइवेट सेक्टर को भी इंड्यूस करेगी वो भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे। और अगर फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा ये कह रहा है कि जो भी सेंटर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, सेंटर गवर्नमेंट ओन जो कंपनीज हैं, दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर टारगेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि 5.95 रुपीज़ ट्रिलियन रखा गया था, उसका 63% ही एक्सपेंडिचर कर पाए हैं गवर्नमेंट ओन कंपनीज और डिपार्टमेंट्स, देन increasing the capital expenditure or increasing the capital expenditure targets for these companies is one of the चैलेंजिंग जॉब फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री। और चाहे अगर टारगेट इंक्रीज भी कर देती है गवर्नमेंट, अगर इस साल के बजट में जो बजट आ रहा है कल, अगर उसमें टारगेट इंक्रीज भी कर देती है सेंटर फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो जो कंपनीज हैं, सीपीएसईज हैं, वो अगर एक्चुअल में एक्सपेंडिचर नहीं करेंगी तो उस पर्टिकुलर बजटेड इंक्रीज का कोई भी इम्पैक्ट इकोनॉमी पर नहीं पड़ने वाला। एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल, सीपीएसईज स्पेंड ओनली 3.76 ट्रिलियन टुवर्ड्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर अंटिल December. So out of 5.95 trillion, CPSEs were able to only do the expenditure of 3.67 trillion. और इवन इससे पहले भी कई बार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग्स भी करी डिपार्टमेंट के साथ, कंपनीज के साथ, कि किसी भी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लीड्स टू इंक्रीज in employment generation, increase in expenditure, development of infrastructure, and all these may eventually leads to demand generation, and demand में further leads to revival of the economy. तो इसीलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, और गवर्नमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट कर रही है। बट स्टिल गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रमोशन से कुछ नहीं होगा जब तक कि ऑन ग्राउंड जो डिपार्टमेंट्स और जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो एक्चुअल में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही हैं, और जो कि क्लियरली डेटा इंडिकेट कर रहा है कि कंपनीज आर एक्चुअली मिसिंग देयर टारगेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन स्पाइट ऑफ हैविंग द एलोकेटेड amount. So this is the capital expenditure target in terms of percentage of annual target. तो कितना कितना सब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में CPSEs ने खर्च किया है as per the recent data.
तो अब ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जबकि प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर श्रिंक कर चुका है, और इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट ओन कंपनी CPSCs जो है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं इंक्रीज़ करेंगी, तो किस तरीके से आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बजट में उनके टारगेट को इंक्रीज़ किया जाएगा। और टारगेट अगर इंक्रीज़ कर भी देती है गवर्नमेंट तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक्चुअल ऑन ग्राउंड तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर ही नहीं पा रही गवर्नमेंट ओन कंपनीज और मिनिस्ट्रीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जो एक इंटरव्यू है बेसिकली। सो एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं जयति घोष, उनका ओपिनियन लिया है बेसिकली इस इंटरव्यू में कि उनके अकॉर्डिंग जो बजट है वो किस तरीके का होना चाहिए, गवर्नमेंट को किस किस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना चाहिए। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ये इंटरव्यू डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि इस फाइनेंशियल ईयर 23 के बजट में गवर्नमेंट क्या क्या फोकस कर रही है और गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ किस किस एरिया में फोकस करना चाहिए। अभी हमने जो ओपिनियन आर्टिकल डिस्कस किया वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया कि ऐसे कौन कौन से एरिया हैं दैट एक्चुअली रिक्वायर कंसिडरेशन बाय गवर्नमेंट फॉर अपकमिंग बजट। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इस आर्टिकल को इंक्लूड किया है, दैट इज़ द वेल्थ टैक्स। जहाँ पर बेसिकली जो ये डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है, इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द एलोकेशन इनटू मनरेगा लाइक सर्विसेज, मनरेगा लाइक schemes. Apart from it, she was also advocating that government should bring similar scheme for the urban poor. तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया इस इंटरव्यू में इनसे ये पूछा गया कि यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, लॉट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम, बट फ्रॉम वेयर द फंड विल कम, जबकि गवर्नमेंट ऑलरेडी 6.8% का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट या फिजिकल डेफिसिट अचीव कर रही है एज पर द फाइनेंशियल ईयर 22 डेटा। इस केस में इस तरह की और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वेलफेयर स्कीम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम लाना गवर्नमेंट के लिए कैसे आसान होगा, जबकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास फंड की कमी है। तो उसको लेकर के जो मिस जयति घोष है उनका ये कहना है कि बेसिकली जो एक ऑब्वियस रीज़न है या हम कह सकते हैं सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर फंड क्रंच के लिए या पैसे की कमी के लिए, वो है वेल्थ टैक्स। वन ऑफ द ऑब्वियस वे इज टू इम्पोज द वेल्थ टैक्स ऑन द सुपर रिच, क्योंकि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो या अदर इनइक्वालिटीज, वेल्थ इनइक्वालिटीज़ की रिपोर्ट देखें, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री that is performing worst in terms of equality. So wealth inequality in India is not only one of the highest in the world, but yes, has become more pronounced in the pandemic year. तो उनके अकॉर्डिंग, मिस जयति घोष के अकॉर्डिंग, जो सुपर रिच हैं उन पर एक एक्स्ट्रा वेल्थ टैक्स इम्पोज किया जाए। सो इम्पोज एक्स्ट्रा टैक्स ऑन extreme wealth, not the regular wealth, and pick only the wealth you can identify, financial assets, stock market holdings, and just tax 4% of that. And it's a tiny amount and will go unnoticed, but yes, government will get the sufficient amount of money for funding all these sort of Manrega like scheme, bringing other schemes for urban poor instead of taking loan from some external agencies or from the market. हालांकि अगर वेल्थ टैक्स की बात करी जाए, बहुत टाइम से ये एक्सपेंडिचर बेस्ड टैक्स, वेल्थ टैक्स पर डिस्कशन हो रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट शुड डन अवे और शुड रिमूव दिस इनकम टैक्स। इन प्लेस ऑफ इनकम टैक्स गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर टैक्स लाना चाहिए या वेल्थ टैक्स लाना चाहिए। अगर एक्सपेंडिचर टैक्स की अभी बात नहीं करते हैं, वेल्थ टैक्स की अगर बात करें तो वेल्थ टैक्स पहले भी था, तो लेकिन जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे उन्होंने वेल्थ टैक्स को रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है उसका ये कहना है कि आप जिस वेल्थ टैक्स की बात कर रही हैं उसको तो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने उसको रिमूव कर दिया था, सिंस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट वॉज मच मोर देन द कलेक्शन अमाउंट, क्योंकि बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम आ रहे थे, डेटिविटी के इशूज, तो वेल्थ टैक्स को डिसमेंटल कर दिया गया था।
आपको नहीं लगता कि अगर वेल्थ टैक्स दोबारा से इम्पोज किया जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स दोबारा से जनरेट होंगी? तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ये मिस जयति घोष का ये कहना था कि जो पहला वेल्थ टैक्स था, पहले जो वेल्थ टैक्स इम्पोज होता था, दैट वॉज पुअरली डिजाइंड, दैट वॉज पुअरली इम्प्लीमेंटेड, इट एक्सटेंडेड टू ऑल स्ट्राटा ऑफ द वेल्थ. It actually went from middle class upwards. It means immense calculation, and naturally there was a high transaction cost. But what she is proposing, according to Jayati Ghosh, Miss Jayati Ghosh, she is just proposing to tax the extremely wealthy, not all the wealthy, extremely wealthy, एंड कंसीडर ईजिली रिकॉग्नाइजेबल वेल्थ. बहुत ज़्यादा हिडन वेल्थ पर फोकस नहीं, जो ईजिली रिकॉग्नाइजेबल वेल्थ है, जैसे कि स्टॉक होल्डिंग, स्टॉक मार्केट पर जो शेयर होल्डिंग है, वो फाइनेंशियल असेट्स जिस तरह के विजिबल है उन पर फोकस करें. दैट विल बी easy process for the government to calculate the wealth tax, to identify the extreme wealthy people. और उन पर अगर 3 से 4% का टैक्स लगा जाएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं होगा, दैट विल गो अननोटिस्ड. और उसके अननोटिस होने के बावजूद भी वो सफिशेंट अमाउंट का टैक्स और रिवेन्यू जनरेट करेगा गवर्नमेंट के लिए फॉर फंडिंग दीज टाइप्स ऑफ स्कीम्स. तो फिलहाल के लिए वेल्थ टैक्स को लेकर के ये पॉइंट ऑफ व्यू है डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट का. लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर बेस्ड टैक्स इनटू अपकमिंग बजट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. पाकिस्तान लुक्स टू बूस्ट फॉरेक्स वेल्थ, Forex with $3 billion loans from China. So cash trap Pakistan is again looking to secure approximately $3 billion loan from China and investment in half a dozen sectors during Prime Minister Imran Khan visit to Beijing next week. तो अब अच्छा खासा अमाउंट का लोन पाकिस्तान फिर से चाइना से ले रहा है अपने फॉरेन कैपिटल एक्सपेंडिचर को, फॉरेन एक्सचेंज को बूस्ट करने के लिए. और इसी लोन के लिए जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, दे विल विजिट और ही विल विजिट द बीजिंग फॉर नेक्स्ट वीक, जहां पर एक चाइनीज लीडरशिप में बायलैटरल टॉक के बीच में इस पर्टिकुलर लोन का डिस्बर्समेंट होगा एज पर द रिसेंट न्यूज. व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस न्यूज दैट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान बीइंग अ नेबर कंट्री. हम श्रीलंका की कंडीशंस तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से श्रीलंका डेट ट्रैप में फंस चुका है, और जिस तरह से पाकिस्तान लोन पे लोन चाइना से लिए जा रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस जनरेट हो सकते हैं. और बीइंग इमीडिएट नेबर ऑफ इंडिया, डेफिनेटली इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज वेल. तो फिलहाल के लिए अब Pakistan is considering this option as a good for supporting its economy and supporting its forex reserve. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गति शक्ति states to get on board by March end. So center is coordinating with all the states, hand holding them to integrate state-wise data on this particular Gati Shakti platform for smoother and faster implementation of infrastructure project. तो इसके लिए डीपीआईआईटी जो है वो एक कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहा है, जहाँ पर स्टेट्स को इनवाइट किया जाएगा. उस कॉन्फ्रेंस में प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, कैसे प्रोजेक्ट्स उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, किस तरह से डेटा शेयरिंग जो है वो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करने में हेल्प करेगी, कैसे गति शक्ति में कोऑर्डिनेट करने से जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है इंडिया की वो इम्प्रूव होगी. इस तरह के सारे डिस्कशन नेगोशिएशन होंगे उस कॉन्फ्रेंस में. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट इज गति शक्ति. अगर हम आप रेगुलरली न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता भी होगा, कई बार हमने डिस्कस भी किया है. थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि गति शक्ति क्या है. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली गति शक्ति स्कीम लॉन्च करी थी. इसको अदर नाम से भी हम जान सकते हैं, जैसे कि नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्लान. और इसका सीधा सीधा पर्पस यही था गवर्नमेंट का, एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के थ्रू जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया में इस समय रन कर रहे हैं उनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में डेवलप करना.
इनटू अपकमिंग 4 years, जिससे कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में आ रही है बिजनेसेस को, उस लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। अदर जो कॉस्ट हैं वो भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और जॉब क्रिएशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दे ऑल आर द स्टैंड अलोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली कनेक्टिविटी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। एयरवेज के अलग चल रहे हैं, ट्रेन जो है इंडियन रेलवेज है उनके अलग चल रहे हैं, पोर्ट्स के अलग चल रहे हैं। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना, जस्ट टू इम्प्रूव द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, और कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग करना, जिससे कि कुछ प्रोजेक्ट जो डिले हो रहे हैं, किसी के पास फंड की जो कमी है, वो जितने भी चैलेंजेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फेस कर रहे हैं उनको ओवरकम किया जा सके, और इंटीग्रेटेड प्लानिंग के थ्रू जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका आगे आने वाले 4 सालों के अंदर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कि जो काम है वो जल्दी से कंप्लीट हो सके। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो डीलेड हो रहे हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो। कॉस्ट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, डीले कॉस्ट लग रही है, वो सब भी रिड्यूस करी जा सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जॉब क्रिएशन हो, फंडिंग प्रॉपर हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है इंडिया की वो इम्प्रूव हो, जिससे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है अभी वो रिड्यूस हो सके। तो गति शक्ति स्कीम विल सब्स्यूम अप्रॉक्सीमेटली 110 लाख करोड़ NIP, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में लॉन्च किया था, उस स्कीम को सब्ज्यूम कर लेगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख करोड़ की स्कीम है। और इसके तहत गति शक्ति के तहत गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है वो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 2 new defense corridor, one in Tamil Nadu and one in Uttar Pradesh. Apart from it, government is also considering extending the 4G connectivity to all villages, adding 17,000 km to gas pipeline network अंडर दिस गति शक्ति। तो जितने भी, चाहे वो गैस लाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो 4G की कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, जितने भी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, कंबाइंड फॉर्म में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में उनको डेवलप किया जाएगा फॉर अपकमिंग 4 years, and it will help in fulfilling the ambitious target that has been set by government for financial year 25, including the expanding the length of national highways up to 2 lakhs kilometer, creation of 200 new airports, heliports and water aerodromes. This is a sort of integrated approach just to bring together the 16 infrastructure related ministries. 16 infrastructure related ministries साथ मिलकर काम करेंगे। तो बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो अभी तक चल रहे थे लॉन्ग टर्म से, वो इस पर्टिकुलर गति शक्ति स्कीम के अंडर आ जाएंगे। उसी के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया गया है, और जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का सीधे सीधा काम इतना होगा कि उस पर सारा डेटा, चाहे किसी भी स्टेट में जिस भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, उसका डेटा उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। तो इसीलिए स्टेट्स को बुलाया जा रहा है कि वो आएँ और रियल टाइम बेसिस पर अपना डेटा गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म में शेयर करें। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म, जहाँ पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं, आने वाले हैं, रन कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। कोई भी स्टेट कभी भी चाहे किसी भी, या कोई भी स्टेक होल्डर कभी भी चाहे किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। एंड डेफिनेटली इट विल स्मूथ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। और किसी भी तरह के अगर हर्डल्स आते हैं, चाहे वो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्यों ना हो, फाइनेंस रिलेटेड क्यों ना हो, वो ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएंगे थ्रू दिस गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द गति शक्ति। और इसी के लिए जो
सेंटर है वो कोऑर्डिनेट कर रही है सारे स्टेट से, और एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जहाँ पर स्टेट्स को इलाबोरेट किया जाएगा व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेट टू पार्टिसिपेट इनटू दिस गति शक्ति platform. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.